India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। लुधियाना जिला अदालत में बम ब्लास्ट में 2 की मौत, कई घायल। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, जांच के लिए अधिकारियों की बैठक की, सुरक्षा सख्त करने के दिए निर्देश। दस्तावेज लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल देशमुख की जांच के दिए आदेश, कहा सीबीआई जांच में हुई ढील। हिंदू धर्म की तुलना आतंकी संगठन से करने पर सलमान खुर्शीद के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, यूपी की एसीजी कोर्ट ने दिए निर्देश। एनडीपीएस मामले पर 9 साल जेल में बिताने वाले विचाराधीन कैदी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी राहत, दी सशर्त जमानत। India Legal presents Courts Roundup. सबसे पहले बात पंजाब के लुधियाना कोर्ट की, जहां पर बम ब्लास्ट की घटना घटी। लुधियाना जिला अदालत में दोपहर करीब 12:30 बजे हुए बम ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बम ब्लास्ट की इस घटना के बाद चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेक्टर 43 से जिला अदालत में भी हाई अलर्ट घोषित करने के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने घटना का संज्ञान लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भी बम ब्लास्ट हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अदालतों की सुरक्षा का संज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक बार फिर अदालतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके की आवाज सुनकर लोग सकते में आ गए थे। वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर में लुधियाना के लिए रवाना होंगे। उन्होंने इसे साजिश करार दिया है। जांच के लिए एनआईए एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। गुरुवार को ही दुष्कर्म मामले में विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित अन्य की पेशी भी थी। ब्लास्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम में हुआ। धमाका किस चीज का था ये अभी साफ नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसीलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ खिड़कियाँ भी उखड़ गईं। कोर्ट परिसर की दीवारें तक हिल गईं। बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये धमाका हुआ वहीं जज साहिबान का कोर्ट रूम भी है। बिल्डिंग के बाथरूम में ये बम प्लांट किया गया था। गनीमत ये रही कि कोर्ट में भीड़ कम थी, क्योंकि कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। धमाके के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 12 ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਪ ਕੋਟ और 2 लेडीज ने। पुलिस को शक है कि आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। शुरुआती दौर पर ये कहा जा रहा है कि धमाके में जिस शव के चीथड़े उड़े वह ही संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तभी वह फट गया होगा। आगे की जांच फोरेंसिक की टीम करेगी। लुधियाना में धमाके के बाद पूरे पंजाब में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी है।
अब सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के बाद NIA और NSG को वहां जांच के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक NIA की 2 टीमें लुधियाना जा रही हैं, वहीं NSG की एक टीम लुधियाना जाएगी। नेशनल बम डेटा सेंटर की टीम भी लुधियाना भेजी जा रही है। जिला अदालत में हुए बम ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ जिला अदालत में भी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और यहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहनता से चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में एंट्री करने के लिए जो 2 मुख्य द्वार हैं, उन पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की संलिप्तता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव द्वारा तैयार और संजीव मल्होत्रा AOR द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT की जांच में टेनी और मौर्य को शामिल करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने ये कहकर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को आरोपी के रूप में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने पीड़ितों को यानी कि घटना से कुछ दिन पहले ये कहकर धमकी दी थी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी है। उसका संदर्भ देते हुए याचिका में कहा गया कि मिश्रा को हिंसा में किसानों और पत्रकारों को मारने में शामिल पाया गया, इसलिए SIT को मामले में मिश्रा को शामिल करना चाहिए। हाल ही में लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने लखीमपुर स्थानीय अदालत के समक्ष कहा था कि घटना के दौरान मौजूद लोगों को मारने की साजिश रची गई थी। इसके अलावा SIT ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संशोधित करने के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना की है। SIT ने आवेदन में कहा है कि अब तक की गई जांच और एकत्र की गई सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कृत्य आरोपी द्वारा किया गया एक लापरवाही पूर्ण कार्य नहीं था, बल्कि यह जानबूझकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार की गई हत्या है। कथित तौर पर SUV केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी। इसके साथ ही पुलिस ने आशीष मिश्रा और साथ ही कई अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत हिंसा के संबंध में FIR दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में OJEE देने के छात्रों की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए ओडिशा राज्य में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एडमिशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। जस्टिस LN राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने ओडिशा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बेंच ने अपने आदेश में नोट किया, इस मामले में अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में OJEE देने में छात्रों की असमता को ध्यान में रखते हुए हम ओडिशा राज्य में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एडमिशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाते हैं। एसोसिएशन ने प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 करने की मांग की थी। आवेदन में कहा गया कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। कई छात्र महामारी के कारण OJEE में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख किया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि उड़ीसा राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने निर्देश जारी करते हुए SET की द्वारा दायर उस आवेदन पर भी विचार किया जिसमें न्यायालय ने 25 अक्टूबर 2021 को संशोधित कैलेंडर को मंजूरी दी थी। इसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि अधिमानित क्षेत्राधिकार में एक व्यक्ति की उपस्थिति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उसके खिलाफ भरण पोषण के लिए दायर आवेदन के समय भरण पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि संहिता की धारा 128 जो कि भरण पोषण के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, संहिता उस अधिकार क्षेत्र के संबंध में पर्याप्त विशेषाधिकार देती है। यहाँ भरण पोषण की मांग कर रहा व्यक्ति भरण पोषण के लिए और उसके बाद के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है। बेंच फैमिली कोर्ट द्वारा नई दिल्ली द्वारा 28 अप्रैल 2018 को
एक दंपत्ति के बीच निष्पादन याचिका पर दायर आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति का 1978 में विवाह हुआ था। हालांकि 2000 से वो अलग रहने लगे थे। पत्नी ने तब तक भरण पोषण याचिका दायर की थी जिसमें पति को पत्नी को प्रति महीने 1000 और अन्य याचिकाकर्ताओं बच्चों को 500 रुपए प्रति महीने का भुगतान करने का निर्देश दिया। क्योंकि याचिका शुरू में 2005 में दायर की गई थी, पार्टियों के बीच समझौते के कारण उसे वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के समक्ष भरण पोषण के आदेश का निष्पादन के लिए एक और निष्पादन याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निष्पादन याचिका में पार्टियों के मेमो से संकेत मिलता है कि पति बिहार में रहता था। उक्त तर्क ये भी दिया गया कि न्यायालय ने कहा कि पत्नी बिहार में न्यायालयों के समक्ष भरण पोषण के आदेश के निष्पादन की मांग कर सकती है। इसलिए ट्रायल कोर्ट के निर्देश दिया गया था कि पति के खिलाफ निष्पादन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। इधर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट या एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपित एक व्यक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। तब उसने 9 साल से अधिक समय तक जेल में एक विचाराधीन कैद के रूप में बिताया था। जमानत देते समय एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी को कड़ी सजा के साथ रोका जाना चाहिए, लेकिन त्वरित परीक्षण के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना इसके मूल में असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा, त्वरित सुनवाई के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसलिए इसके मूल में असंवैधानिक है। ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की घोषणा के अभाव में प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। 9 साल को छोटा समय नहीं कहा जा सकता। अदालत को सूचित किया गया था कि उस व्यक्ति को 2012 में गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से कई नकली दस्तावेजों के साथ 150 किलोग्राम से अधिक केटामाइन हाइड्रोलाइट बरामद किया गया था। राज्य में आगे तर्क दिया गया कि उसके परिसर से कुल 300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए थे और ट्रायल भी जल्द ही पूरी की जाएगी। हालांकि न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि उस व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का आरोप लगाया गया है। इसमें न्यूनतम 10 साल की कैद। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही 9 साल जेल में बिता चुका है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट लीगल एंड कमेटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे में आता है, जिसमें उसने कहा था कि जिन लोगों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, जो कम से कम 10 साल की कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय है। अगर उन्होंने 5 साल जेल में बिताए हैं तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसलिए इसने कई शर्तों के अधीन उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्य ये है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, ये अंतरिम भरण पोषण से इंकार करने का आधार नहीं है, क्योंकि कई बार पत्नियां केवल परिवार के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी देखा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य एक ऐसी महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए है जो अपना वैवाहिक घर छोड़ चुकी है और उसे उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्था की जा सके। ये टिप्पणी तब आई जब पीठ एक भारतीय सेना के कर्नल पति द्वारा दायर आपराधिक रिवीजन याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे अपनी पत्नी को 33,500 रुपए मासिक भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता पति का मामला था कि पत्नी द्वारा तथ्यों को छिपाने के परिणाम स्वरूप आदेश में स्पष्ट विसंगतियां हैं। तर्क दिया गया कि पत्नी को भरण पोषण दिए जाने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वो एक व्यभिचारी संबंध में थी और अपने सेना के वरिष्ठों में से एक के साथ व्यभिचार में रह रही थी। ये भी प्रस्तुत किया गया कि पत्नी को इस आधार पर भरण पोषण प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए कि वो पहले से एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी और जीविकापोर्जन कर सकती है। दूसरी तरफ प्रतिवादी पत्नी ने प्रस्तुत किया कि ये प्रेमहीन विवाह था जिसने उसे पति के खिलाफ तलाक, कस्टडी और भरण पोषण की कार्रवाई शुरू करने का सहारा लिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आदेश में कोई कमी नहीं है और पुनः निरीक्षण याचिका में कोई मेरिट नहीं है। कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पति को पत्नी को अंतरिम भरण पोषण के रूप में 14,615 रुपए प्रति महीने भुगतान करने का निर्देश दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित संवेदनशील जानकारी और दस्तावेजों के कथित लीक के संबंध में उनकी भूमिका की पूरी तरह से जांच करे। विशेष न्यायाधीश राउज एवेन्यू कोर्ट संजीव अग्रवाल ने ये आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई ने देशमुख की जांच न करके ऐसा लगता है कि गाड़ी खींचने वाले इंजन ने छोड़ दिया है। कोर्ट ने इसने सीबीआई को देशमुख की भूमिका की जांच करने और 4 सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि 2 आरोपी यानी आनंद डागा और अभिषेक तिवारी अनिल देशमुख के साथ जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हों, क्योंकि प्रारंभिक जांच की सामग्री के लीक होने से उन्हें मुख्य लाभ हुआ था। अदालत ने यह भी देखा कि साजिश का सामान्य उद्देश्य प्रारंभिक जांच तक पहुंच प्राप्त करता है, भले ही यह अवैध और गुप्त तरीके से हो, और अदालत ने कहा कि इसे हासिल करने के लिए आरोपी ने कई तरह के कृत्य करने की साजिश रची। सीबीआई का मामला यह भी है कि एक सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी, जिसने उक्त रिपोर्ट को तैयार करने में जांच अधिकारी की सहायता की थी और केस संवेदनशील दस्तावेजों के कब्जे में था। एक आईफोन के लिए वकील आनंद डागा को इससे संबंधित जानकारी लीक कर दी गई थी। सीबीआई ने दावा किया कि तिवारी ने दस्तावेज की प्रतियां साझा की, इसलिए अभिषेक तिवारी इन्हें एक सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी क्षमता में जांच और जांच के हिस्से के रूप में केस संवेदनशील दस्तावेजों का कब्जा सौंपा गया था। उक्त संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात भी किया गया है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हरम और आईएसआई से करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एजीएम शांतनु त्यागी ने यह आदेश थाना प्रभारी बख्शी को तलब कर दिया है, वो 3 दिन में रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में भेजने के मामले की विवेचना करें। इससे पूर्व बीकेटी निवासी और वादिनी शुभांशी तिवारी ने खुर्शीद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में कुछ अंश अत्यंत विवादास्पद व हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले हैं। इससे उनकी भावनाएं भी आहत हुई है। अदालत ने अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित प्रावधानों को आरोपित किया जाना चाहिए और मामले में उचित जांच की जानी चाहिए। इससे पहले त्यागी ने खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने में एक आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस ने उनके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मामले की सुनवाई की और टिप्पणी की कि अगर लोगों को किताब पसंद नहीं है तो उनके पास इसे नहीं खरीदने का विकल्प है। 17 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत ने पुस्तक के प्रसार, प्रकाशन, वितरण और बिक्री के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार करने का माहौल बनाया था। तो यूपी की एजीएम कोर्ट का निर्देश, जिस पर सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। हिंदू धर्म की तुलना आतंकी संगठन से की गई, जिससे हिंदू धर्म की भावना जो है वो आहत हुई है, ऐसा कहा गया है। दरअसल जो उनकी बुक है, उस बुक को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। उस बुक में कुछ एक ऐसा अध्याय है जिसको लेकर भावनाओं के आहत होने की बात सामने आ रही है, जिसमें आतंकी संगठन से तुलना की है हिंदू धर्म की। सनातन धर्म की तुलना बोको हरम और आईएसआई से की गई है, जिसके बाद से ही ये जो पूरा मसला है वो गर्माता चला गया और कोर्ट में अब ये मामला आया। 3 दिन में अब रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में तलब करने के लिए भी कह दिया गया है। एफआईआर सलमान खुर्शीद के ऊपर अब की जाएगी। तो कांग्रेस के बड़े नेता, जिस पर ये कहा गया है कि वो कई ऐसे पदों पर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो कुछ ऐसी बुक में लिखते हैं जिससे किसी एक विशेष धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, तो वो गलत है, उसको स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। तो सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा अब जो है वो दर्ज होगा। 3 दिन में इसको लेकर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी भी होगी। मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया। शिवम शर्मा अधिवक्ता हैं हमारे साथ। शिवम, जरा ये बताइए कि किस आधार पर सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो केस है वो दर्ज होगा? देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है लखनऊ की एक कोर्ट ने खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी 3 दिन में अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। तो आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने आदेश स्थानीय वकील की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने वकील के तथ्यों को सुनने के बाद पाया कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध का मामला बनता है।
देखिए, याचिकाकर्ता ने जो अपनी याचिका में दाखिल की थी उसमें अपनी अर्जी में कहा था कि सलमान खुर्शीद वरिष्ठ वकील है, वह कई मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं। उनकी लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कुछ अंश हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले हैं। किताब की पेज संख्या 113 के अध्याय 6 में लिखा है कि भारत के जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व को हम सब बात करते हैं वह भारत के साधु संतों के नाम से पहचाना जाता है। आज उस पहचान को हम कट्टर हिंदुत्व के बल पर दरकिनार कर रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण ला दिया गया है जो इस्लामी जिहादी संगठन ISIS और बोको हराम जैसा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप है कि सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी पुस्तक के प्रचार और उनके विषय में दिए गए साक्षात्कार में समय में हिंदू धर्म पर घृणित टिप्पणी की गई है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से की गई है। आगे याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि हिंदुत्व हिंदू नाम का एक ठीक वैसे ही गुण है जैसे माता का नाम गुण है, भ्राता का नाम का गुण है, राष्ट्रपिता के राष्ट्र का नाम का गुण है, पिता का नाम गुण है, मानवता मानव नाम का गुण है, धार्मिक धर्म नाम का गुण है। इसी प्रकार हिंदुत्व कोई अलग शब्द नहीं है। ठीक है शिवम, इसी आधार पर जो है उन पर ये FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिकतम 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा S दीक्षित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। खंडपीठ के समक्ष याचिकाओं की सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई। प्रारंभ में मामले की सुनवाई अंतरिम राहत के लिए की जा रही थी, लेकिन सभी वकीलों की सहमति पर अदालत ने मामले की सुनवाई की। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में अंतर है। उन्होंने कहा कि केवल संयोग के खेल को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित करने के बिंदु तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत राज्य सरकारों के पास कौशल के खेल पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये भेद वर्षों से अस्तित्व में है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मौका और जुए के खेल को रोकना है। हालांकि उस प्रक्रिया में एक ही टाइल के तहत कौशल के खेल पर रोक लगाना मनमाना है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CRM सुंदरम ने तर्क दिया, मेरे सभी सदस्य थर्ड पार्टी व्यूअरशिप की पेशकश नहीं करते। ये ऑनलाइन गेम केवल वास्तविक खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। सवाल यह है कि क्या ये जुआ होगा और संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत आता है। बिहार जज हमला मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में ये तय हुआ कि पटना उच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों के मुद्दों पर प्रस्तुतियां सुनेगा कि न्यायपालिका बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। न्यायमित्र मंगल मौली सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। पिछले महीने झंझारपुर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अविनीश कुमार के कक्ष में 2 पुलिसकर्मियों के जबरन प्रवेश करने के बाद शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ को इसकी सूचना दी गई थी। इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा सीलबंद लिफाफे में एक और रिपोर्ट दाखिल की गई थी। महाअधिवक्ता ललित किशोर ने प्रस्तुत किया कि जांच पर एक और स्थिति रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और अदालत को आश्वासन दिया गया कि बाहरी स्रोतों से किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति के बिना जांच सही तरीके से की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2022 को होगी। सुनवाई की आखिरी तारीख को कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे पहले बिहार के DGP ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को मामले पर कार्रवाई की शुरुआत की थी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.